तो बात करते हैं अब अयोध्या की। अयोध्या में रामकाज के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। बुलंदशहर में आज उनकी बड़ी रैली है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली रैली होने जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम मोदी भी तैयारियों में जुट गए हैं। आज करोड़ों रुपए की सौगात के साथ यूपी के बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। दोपहर 1:45 पर प्रधानमंत्री बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की रेल, सड़क, ऑयल एंड गैस, शहरी विकास और आवास से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा बहुत खास है क्योंकि 2014 में भी उन्होंने बुलंदशहर से ही लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका था और बीजेपी ने बम्पर वोटों से प्रचंड जीत हासिल की थी। अब 2024 में फिर एक बार उसी जमीन से चुनावी शंखनाद करके जीत का नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है। वेस्ट यूपी में पीएम मोदी के इस मेगा शो की तैयारियों का जायजा लेने खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे। मंच, पंडाल, हेलीपैड और पार्किंग समेत हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। अफसरों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है और हम सब लोगों को उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर में रैली करेंगे और रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो फ्रांस के राष्ट्रपति जो भारत दौरे पर आ रहे हैं, जो मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस के लिए, उनका स्वागत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। 2 दिनों के दौरे पर आज भारत पहुंच रहे हैं। अपने दौरे की शुरुआत जयपुर से करेंगे। दोपहर 2:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 3:15 बजे आमेर फोर्ट का दौरा करेंगे। शाम 5:30 बजे जंतर मंतर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे पीएम मोदी के साथ रोड शो में शामिल होंगे। शाम 6:15 बजे हवा महल पहुंचेंगे। शाम 7:15 बजे होटल ताज रामबाग पैलेस में द्विपक्षीय बैठक होगी। डिजिटल क्षेत्र, रक्षा, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और भारतीय छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया आसान बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 26 राफेल एम लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद के प्रस्ताव पर भी चर्चा की उम्मीद है। इस अहम दौरे के लिए तैयारियां भी बहुत अहम हुई हैं। जयपुर में मैक्रो जहां जहां जाने वाले हैं, उस हर जगह जाकर खुद सीएम भजन लाल ने तैयारियों का जायजा लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का, फ्रांस के राष्ट्रपति जी का अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे और मैं सोचता हूँ ये ऐतिहासिक पल राजस्थान को मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति का जयपुर में करीब 6 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। तो देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो लगातार ये दावा कर रहा था कि लोकसभा चुनाव की जीत इस बार उनकी होने वाली है, उसकी हवा निकलती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन से इनकार कर दिया है और बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 टूक कह दिया कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, मतलब किसी को कोई सीट नहीं देगी। ममता ने कांग्रेस से दूरी का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। इंडिया गठबंधन की गाड़ी पंजाब में भी अटक गई है। पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 नहीं। कांग्रेस की ओर से भी क्लियर कर दिया गया कि वो भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है और हमारी जो सोच है लीडरशिप की और लोगों का नजरिया है, उसके हिसाब से ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का गुब्बारा फूटने लगा है। और अब आपको एक और बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज हो गया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। मामला 2021 में दिल्ली में एक नाबालिग से कथित रेप और हत्या का है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया है कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली कैंट इलाके में एक बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप और फिर हत्या का मामला सामने आया था। राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिले थे, लेकिन पीड़ित परिवार की पहचान छुपाए बगैर उन्होंने उस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर दी थी, जो कानून का उल्लंघन था। दिल्ली हाईकोर्ट में इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने यह अवगत कराया है कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी किशोर न्याय अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है। हमको अपेक्षा है कि दिल्ली पुलिस शीघ्र इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करेगी। 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा है और इसमें आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वैसे ही 2-3 साल का इसमें लंबा डिले हो चुका है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि दिल्ली पुलिस इसमें शीघ्र जांच पूरी करे
चार्जशीट फाइल करें और न्यायालय में हम आरोपी को सजा दिलवाने के लिए आगे इस मामले को ले जा सकें। बैंक घोटाले के आरोप में ईडी ने रोहित पवार से 11 घंटे की पूछताछ की और उस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर सियासी प्रदर्शन भी जारी रहा। बुधवार की सुबह 10:30 बजे रोहित पवार ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उनकी बुआ और सांसद सुप्रिया सूले के साथ पार्टी के अन्य नेता भी उन्हें छोड़ने ईडी दफ्तर के गेट तक आए। एमएससी यानी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में रोहित पवार से 11 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली। इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी शरद पवार गुट का शक्ति प्रदर्शन भी जारी रहा। पूरे टाइम समर्थकों का हुजूम बाहर मौजूद रहा। पूछताछ के बाद जैसे ही रोहित पवार बाहर निकले तो जमकर जश्न मनाया गया। वहाँ पे जो भी अधिकारी थे उन्होंने कोऑपरेट किया। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी उन्होंने ली और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी। वो जो 1 तारीख को मैं देने वाला हूँ वो उनका काम कर रहे। मैं मेरा काम सिटीजन्स करके उनको जो भी सपोर्ट करना था वो किया। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की जनता को पूछे या इंडिया की जनता को पूछे कि ये जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है और इलेक्शन के वक्त ही क्यों चल रहा है, तो वो कहेंगे शायद इसमें राजनीति हम सबको दिख रही है। रोहित पवार को ईडी ने अब आगे की पूछताछ के लिए 1 फरवरी को तलब किया। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष आज एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की कॉपी हासिल करने के लिए कोर्ट में आवेदन करेंगे। ज्ञानवापी विवाद में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमा हो गई। जिला अदालत में रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर सुनवाई हुई और आदेश में कहा गया कि दोनों पक्षों को रिपोर्ट हार्ड कॉपी में दी जाएगी। आदेश में कहीं भी कोई गैग ऑर्डर नहीं लगा हुआ है। इस आदेश में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट की कॉपी पे सार्वजनिक होने पे कोई रोक टोक नहीं है और हम लोग सर्टिफाइड कॉपीज की अप्लाई करेंगे और जैसे ही सर्टिफाइड कॉपीज की मिलेगी उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद अगर ऑब्जेक्शन फाइल करने की जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। मुस्लिम पक्ष भी रिपोर्ट की कॉपी हासिल करने के लिए आज आवेदन करेगा। स्पष्ट आर्डर है कि सील कवर तोड़ के पार्टीज ऑफ द सूट काउंसिल को इसकी नकल जनरल सिविल के मुताबिक प्रोवाइड किया जाए। जो साइंटिफिक रिपोर्ट हो या जर्नल रिपोर्ट हो उसके खिलाफ पार्टीज ऑफ द सूट को ऑब्जेक्शन का कोर्ट मौका प्रोवाइड करती है कि ये रिपोर्ट किस हद तक सही है या इसमें क्या क्या कमियां हैं। वो अब रिपोर्ट देखने के बाद जो कमियां नजर आएंगी उस पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सरगर्मी बनी है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी बैठक आज होने वाली है और इस बैठक में महाविकास अघाड़ी के नेता जुड़ेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर ये बैठक होने वाली है और इस बैठक की बात करें तो शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर जो पहली बैठक हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पुलिस हुई चौकन्नी। गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी। फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए। दिल्ली में परेड रूट और दर्शकों की सुरक्षा में 8000 जवानों की ड्यूटी। अर्धसैनिक बलों के साथ साथ सेना के जवान भी रहेंगे तैनात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक इमारतों पर की गई है सजावट। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बढ़ाई गई है सुरक्षा। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तमिलनाडु में बढ़ाई गई सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों पर रखी जा रही है नजर। गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। पौष पूर्णिमा के मौके पर आज अयोध्या राम मंदिर में उमड़ सकती है भक्तों की भारी भीड़। अयोध्या मंदिर में नए समय के मुताबिक अब सुबह 6 बजे से 12 बजे तक दर्शन, दोपहर को 2 से रात 9 बजे तक दर्शन का समय। रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार योगीराज अरुण बोले, मूर्ति बनाने में मैसूर के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी। गणतंत्र दिवस को लेकर एनटीएमसी भवन पर की गई है सजावट। अयोध्या राम मंदिर में बढ़ रही है चढ़ावे की रकम। सामान्य दिनों में प्रतिदिन आता था करीब 3 लाख रुपए चढ़ावा। अयोध्या में सरयू घाट पर आरती का भव्य नजारा। मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु। भगवान रामलला के प्रति श्रद्धालु की आस्था। एक भक्त ने भगवान राम को चढ़ाई 7 फीट 80 किलोग्राम वजन की तलवार। अयोध्या में किया जा रहा रामलीला का मंचन। थाईलैंड के ग्रुप की तरफ से किया जा रहा मंचन। नौसेना ने क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का किया सफल परीक्षण। ब्रह्मोस से किया भूमि लक्ष्य पर सटीक प्रहार। लखनऊ के रहीमाबाद में युवक को पीट कर हत्या कर दी गई। कार सवार लोगों पर हत्या का आरोप। मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपहरण का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में पिकअप गाड़ी से विस्फोटक बरामद। 31 पेटी के साथ एक शख्स गिरफ्तार।
बिहार के कटिहार में असामाजिक तत्वों की करतूत, धार्मिक स्थलों में घुसकर मूर्ति में तोड़फोड़ की। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से होगी टेस्ट सीरीज की शुरुआत, पहले मुकाबले के लिए हैदराबाद पहुंचे खिलाड़ी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। जल, थल और आकाश तक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आसमानी सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। साथ ही संदिग्धों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभेद्य सुरक्षा, अभूतपूर्व इंतजाम, अविश्वसनीय तैयारी, जल, जमीन, आसमान, हर तरफ सुरक्षा के अचूक इंतजाम। गणतंत्र दिवस समारोह पर साजिश की काली परछाई न पड़े, इसके लिए दिल्ली अभेद्य किले में तब्दील हो गई है। राष्ट्रीय पर्व के दौरान कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 4 लेयर्स में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा को अचूक बनाने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल, सीसीटीवी कैमरे से दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। परेड के दौरान गड़बड़ी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। परेड देखने पहुंचने वाले दर्शकों को अपनी सीट तक जाने से पहले एक कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये कैमरे ऐसे सर्वर से अटैच हैं जिसमें कई हजार संदिग्धों, आतंकियों और अपराधियों का डेटा स्टोर है। कैमरा दर्शक का चेहरा स्कैन करेगा। अगर चेहरा रिकॉर्ड में शामिल किसी चेहरे से मिलान करता है तो संदिग्ध से पूछताछ होगी। परेड देखने के लिए स्टैंड तक पहुंचने वाले हर शख्स को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। रिपीटेड रिहर्सल के बाद में हर एक आदमी की पॉइंट वाइज पॉइंट ब्रीफ करने के बाद में लगभग 8000 लोग जो आर्म्ड और अनआर्म्ड लोग हैं जिनको डिप्लॉय हमने कर रखा है, सबने अपना एरिया एडिक्वेटली देखा हुआ है। एक सिंगल इंच का एरिया हम हर एक आदमी देख चुका है। एक सिंगल इंच का एरिया हम एएस चेक टीम से भी कवर करवाते हैं और एडिक्वेट सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हमारे हैं जिसमें हम इंक्लूडिंग 3 लेयर ऑफ DFMD क्रॉसिंग, एक्सरे क्रॉसिंग, FRS, वो सभी का हम उपयोग इसमें कर रहे हैं। 26 जनवरी को पूरे लुटियन जोन में खास मुस्तैदी होगी। लुटियन जोन में VVIP मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा के लिए तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। लुटियन जोन में कई पॉइंट्स पर हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे भी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस हैं। इन कैमरों को सर्वर में स्टोर संदिग्धों के डेटा से जोड़ा गया है। इन कैमरों के जरिए लुटियन जोन के चप्पे चप्पे पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। अगर CCTV कैमरे में किसी ऐसे शख्स का चेहरा आता है जो संदिग्ध या आतंकी से मिलता है तो कंट्रोल रूम से उस पॉइंट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट किया जाएगा। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता। इस वक्त हम कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो परेड रूट की जगह है वहां पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और अगर हम कर्तव्य पथ की बात करें तो वहां पर 400 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगे हैं। इसके अलावा जो पूरा का पूरा परेड रूट है जो लाल किले तक पहुँचेगा वहाँ पर 1000 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। विजय चौक से लाल किले तक पूरे परेड रूट को 28 जोन्स में बांटा गया है। हर जोन की जिम्मेदारी DCP स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। पूरे परेड रूट पर दिल्ली पुलिस के 8000 जवानों को तैनात किया गया है। परेड रूट पर कर्तव्य पथ पर 400 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पूरे रूट पर 1000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। ग्राउंड पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के ही CCTV कैमरों की मदद से हर मूवमेंट पर नजर रहेगी। हमारा डिप्लॉयमेंट है वो करीब 8000 जो है पुलिसकर्मी इसमें हम डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि इस बार जो नंबर ऑफ इन्वाइटीज़ हैं उनकी संख्या करीब 77,000 के ऊपर की है। इसके अलावा जो CCTV फुटेज या CCTV फीड्स को हम मॉनिटर करेंगे। सर ने जैसा बताया था कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो CCTV कैमरास लगाए गए हैं। उनकी फीड्स को एनालाइज किया जाता है और उसमें टेक्नोलॉजी का एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको फोर्स मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरह के हवाई हमले से बचने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। लुटियन जोन को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। 10 कैमरे लुटियन जोन की ऊंची इमारतों पर तैनात किए गए हैं। ये कैमरे एंटी एयरक्राफ्ट तकनीक से लैस गन के साथ लगाए गए हैं। एयर सिक्योरिटी को अचूक बनाने के लिए दिल्ली में एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की गई है। आसमान में कोई हरकत होने पर यह सिस्टम तत्काल एक्टिव हो जाएगा। स्पेसिफिक अगर जो एरियल जो थ्रेट्स हैं, चाहे वो हैंड ग्लाइडर्स हों, पैराग्लाइडर्स हों, पैरामोटर्स हों, एरो मॉडल्स हों,
हर तरह किसी भी तरह का ड्रोन हो, शॉर्ट रेंज एरियल व्हीकल्स हो, इन तमाम चीज़ों का भी आकलन कर हमारे सुरक्षा इंतज़ाम में इसकी भी व्यवस्था की गई है। लुटिन जोन में परेड की सुरक्षा के सबसे बाहरी लेयर में दिल्ली पुलिस के लगभग 14,000 जवान शामिल रहेंगे। नई दिल्ली की ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स की तैनाती रहेगी। कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से गणतंत्र दिवस को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो अब आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। जो आसपास की हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर परेड के दौरान स्नाइपर्स को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर परेड के दौरान लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं, यानी कि परेड के दौरान कोई परिंदा भी इस पूरे इलाके में पर नहीं मार सकता। हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर चौकसी पहले से ज्यादा है। बॉर्डर्स पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। आज रात 10 बजे से बॉर्डर्स को सील कर दिया जाएगा। यमुना में दिल्ली पुलिस बोट से गश्त कर रही है, यानी दिल्ली के जल, जमीन और आसमान में पूरी मुस्तैदी है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा इंतजाम ऐसे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और चलिए अब देख लेते हैं 2 मिनट में देश की खबरें। यूपी के बुलंदशहर को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास से जुड़ी 19,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी। हैदराबाद से आज राज्य स्तर पर प्रचार की होगी शुरुआत। आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचेगी राहुल की यात्रा। महाराष्ट्र के जालना से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज औरंगे का मार्च आज नवी मुंबई पहुंचेगा। 26 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कैश फॉर क्वेरी केस मामले में सीबीआई ने वकील अनंत देहादुरई को तलब किया। देहादुरई ने महुआ के खिलाफ समिति के समक्ष सबूत रखे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। शाम 7 बजे करेंगी संबोधित। एमएससी बैंक घोटाले में शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी ने 11 घंटे तक पूछताछ की। 1 फरवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई की पूर्व मेयर और उद्धव गुट की नेता किशोरी पेडनेकर ईडी के सामने पेश होंगी। कोविड बॉडी बैग घोटाले मामले में होगी पेशी। नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान। कहा कमेटी ने ड्राफ्ट बना लिया है। ड्राफ्ट मिलते ही यूसीसी को लागू करने के क्रम को आगे बढ़ाएगी सरकार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर में लगी चोट। काफिले के सामने गाड़ी आने से अचानक ब्रेक लगने पर हुआ हादसा। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होगा मेयर का चुनाव। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तारीख तय की। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विजेताओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज असम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली है। असम में न्याय यात्रा 8 दिन रही और इस दौरान राहुल गांधी और असम के 17 जिलों से होकर वो गुजरे और इसके साथ ही 833 किलोमीटर का सफर भी तय किया। असम में न्याय यात्रा विवाद की वजह से सुर्खियों में भी रही। न्याय यात्रा के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच तीखी बयानबाजी भी हुई। सबसे भ्रष्ट देश का चीफ मिनिस्टर असम का है। राहुल गांधी पहले तो मुझसे डरता था, अभी मेरा बच्चा से भी डरना शुरू कर दिया। अमित शाह फोन लगाता है और कहता है ए हेमंतो कल तुम्हें ये करना होगा, और हेमंतो कहता है हाँ जी साहब मैं ये कल सुबह कर दूंगा। তেওঁক এতিয়া আমি এৰেষ্ট নকৰোঁ, লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এৰেষ্ট কৰিম। वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। बवाल, हंगामा, विवाद और बयान। 16 जनवरी को असम पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सार यही है। कभी कांग्रेस के धुरंधर रहे हेमंत बिस्वा शर्मा आज नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सूत्रधार हैं, असम के सीएम हैं। हेमंत और राहुल की अदावत पुरानी है। शायद कांग्रेस में रहते सीएम नहीं बनाए जाने की टीस आज भी हेमंत के मन में हो। ये टीस उनके पुराने बयानों में झलकती रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल वर्सेस हेमंता की अदावत नए मकाम तक पहुंच गई। अमित शाह के खिलाफ जो भी कहा इसको, इसने इसको 2 मिनट में लात मार के भगा दिया। आसाम को आसाम नहीं चला रहा। अमित शाह फोन लगाता है और कहता है ए हेमंतो
हेमंतो, कल तुम्हें ये करना होगा। और हेमंतो कहता है, हाँ जी साहब, मैं ये कल सुबह कर दूंगा। बयानबाजी का ये सिलसिला बेसबब नहीं है। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री के साथ ही हंगामा शुरू हो गया था। 21 जनवरी की ये तस्वीरें सोनितपुर की हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यहां राहुल गांधी से धक्का मुक्की हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा। शाम में 24 घंटा नफरत फैलाता है। ओबीसी का खुलेआम सबके सामने अपमान किया। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, नफरत फैलाएंगे। हमारी यात्रा को पिछले 5-6 दिन से ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ना असम के चीफ मिनिस्टर से डरता है, ना नरेंद्र मोदी से, ना अमित शाह से। ये पहला वाकया नहीं था। 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन राहुल गांधी असम के बोरदोवा में संत श्री शंकर देव के जन्मस्थल पर दर्शन करने पहुंचे थे। लेकिन सुरक्षा बलों ने राहुल और दूसरे कांग्रेस नेताओं को रास्ते में हैबर गांव में रोक दिया। कांग्रेस नेता यहां धरने पर बैठ गए। सुनिए राहुल के धरने पर हेमंत ने क्या कहा। आज आप क्यों रावण का बात करते हैं? आज कम से कम राम का बात करो ना। कम से कम 500 साल का बाद आज हमें सब राम का बात करना चाहिए। आज कम से कम रावण का बात नहीं करना चाहिए। तीखी बयानबाजी का ये सिलसिला यही नहीं थमा। 23 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुवाहाटी पहुंच गई। गुवाहाटी में यात्रा को शहर से गुजरने की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने शहर से होकर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड लगाए थे। यात्रा को जब शहर में जाने से रोका गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए, पुलिस से उलझ गए। वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। अब तक राहुल और हेमंता के बीच जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन गुवाहाटी में हुए हंगामे के बाद सीन में पुलिस की एंट्री हो गई। कांग्रेसियों के हंगामे से नाराज सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने असम पुलिस को आपराधिक केस दर्ज करने का निर्देश दिया। सीएम के निर्देश के बाद असम पुलिस ने राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर केस दर्ज किया। हेमंत आप कह रहे हैं कि जांच के बाद राहुल को गिरफ्तार किया जाएगा। এতিয়া আমি এৰেষ্ট নকৰোঁ, লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এৰেষ্ট কৰিম। এতিয়া আমি এৰেষ্ট নকৰোঁ, লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এৰেষ্ট কৰিম। हेमंता राहुल को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं तो राहुल गांधी उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि चाहे जितने केस कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो। हेमंता वर्सेस राहुल की ये तकरार जारी है। हाँ, इस तकरार ने राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को चर्चा में जरूर ला दिया। यात्रा आज असम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी, लेकिन अब तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सबसे ज्यादा सुर्खियां असम में ही बटोरी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की। तो देखिए, बिहार की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ये अटकलें पिछले कई दिनों से चल रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है। पटना में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर नीतीश ने कुछ ऐसा कहा जिससे फिर अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण करने के लिए पधार रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। 2007 से लेकर के 2023 तक हर साल सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे
कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए, अभी लोग नहीं करते थे। नीतीश के निशाने पर कौन? आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। नीतीश के निशाने पर कौन? रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं। नीतीश को पीएम के फोन का इंतजार। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, हमको तो फोन नहीं किए हैं। नीतीश के बयान किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या बिहार में जो सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं वो सच साबित होने वाली है? इस सस्पेंस को नीतीश कुमार ही अपने बयानों से हवा दे रहे हैं। मौका कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती का था। पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में जेडीयू की तरफ से कार्यक्रम था। कार्यक्रम में नजर नीतीश के भाषण पर थी। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने का फैसला किया था, इसलिए इंतजार था कि नीतीश क्या बोलते हैं। 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। नीतीश ने अपने बयान की शुरुआत ही 2007 से की, यानी कांग्रेस की सरकार। नीतीश ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने में देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस की उस सरकार में आरजेडी भी शामिल थी, यानी नीतीश ने भरे मन से अपने दो सहयोगी दलों को आईना दिखा दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। मन से सहयोगियों को निशाना बनाने के बाद नीतीश ने कुछ ऐसा भी कहा जो कांग्रेस और आरजेडी के दर्द को और बढ़ाता है। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश पीएम के फोन का इंतजार कर रहे थे, और ऐसा क्या था? दरअसल नीतीश ने अपनी तरफ से रुख में नरमी के संकेत दिए थे। इनकी बानगी उनके दो ट्वीट है। पहला पोस्ट रात करीब 9:15 बजे का है, जबकि दूसरा पोस्ट रात 10:50 का है। दोनों पोस्ट में नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले पर आभार जता रहे हैं, लेकिन दोनों पोस्ट में महीन फर्क है, और यही फर्क नीतीश के अगले मूव का संकेत दे रहा है। पहली पोस्ट में ही नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया था, जबकि दूसरी पोस्ट में नीतीश ने पीएम मोदी का नाम जोड़ दिया। अब यही बात इंडिया गठबंधन के दिग्गजों को परेशान कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि अब नीतीश ने केंद्र सरकार का धन्यवाद कर दिया था, तो बाद में पीएम मोदी का नाम जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? पीएम मोदी को थैंक यू बोलकर नीतीश कुमार क्या संकेत देना चाहते हैं? वैसे नीतीश संकेत सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट से ही नहीं दे रहे हैं, नीतीश अपने बयानों से भी आगे के संकेत दे रहे हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे, आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। संदर्भ कर्पूरी ठाकुर का है, लेकिन नीतीश का निशाना कहाँ है? परिवारवाद वो नश्तर है जो कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों को बहुत चुभता रहा है। यही नश्तर पीएम मोदी भी विरोधियों को चुभाते रहे हैं। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। यानी नीतीश परिवारवाद वाले मुद्दे पर पीएम के सुर में ही सुर मिला रहे हैं। अब सवाल यह है कि अचानक नीतीश के सुर विपक्षी इंडिया गठबंधन को लेकर तल्ख क्यों होने लगे हैं? इसकी वजह है बिहार की सियासत। नीतीश की पार्टी बिहार में 17 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। सीट बंटवारे से पहले ही जेडीयू ने 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की आरजेडी से तो बात हुई है, लेकिन जेडीयू से अभी तक कोई चर्चा नहीं की गई। जेडीयू लगातार ये कहती रही है कि कांग्रेस सीट बंटवारे में देरी कर रही है, जिसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने वाले नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने को लेकर जो चिकचिक हुई,
उससे भी नीतीश का मन शायद खट्टा हो गया और उन्होंने खुद को संयोजक पद की रेस से अलग कर लिया। 4 फरवरी को पीएम मोदी का बिहार दौरा है। उससे पहले जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि बिहार की सियासत फिर बदलाव का गवाह बन सकती है। इंतजार सिर्फ समय का है।